से इस सारे सिस्टम के अंदर कितनी स्पेस है तहरीक इंसाफ के लिए, और ये जो सियासी डेडलॉक है इसका तोड़ क्या है, बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है, हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का दुरानी साहब। रिसेंटली हमने ये सुना, बहुत से सहाफ़ियों ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो एक तकरीब हुई ब्रसल्स में, उसमें फ़ील्ड मार्शल साहब ने गुफ्तगू की, जिसको कोर्ट ये किया गया कि सियासी मसालियत जो है वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगने, अपोलोजाइज़ करने से पॉसिबल है। क्या लगता है आपको कि इसको अगर इंटरप्रेट हम लोग करें तो 9 मई के हवाले से जो एक वाज़े मौक़िफ़ दिया जाता है, DGI SPR भी कह चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बात की जाती है, वो एक्सेप्टेंस में है, फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन डेडलॉक वहीं पर है। आपको लगता है कि PTI कंपेल हो जाएगी, कायल हो जाएगी ये करने पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एक ऑफर है, ये इसका आप यूं तो कह सकते हैं कि आइस ब्रेकिंग है, एक बातचीत का अमल शुरू हो गया है। PTI वालों की लीडरशिप की तरफ से भी यही मुतालबा था कि जी हम फलां से बात करेंगे, फलां से नहीं करेंगे। तो इसका एक तो इससे ये रिफ्लेक्शन मिलती है कि बातचीत का आगाज हो गया है, और दूसरी बात इसमें ये बड़ी क्लियर हो रही है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सफोकेशन बनी हुई है पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं कि तमाम वेंट्स जो हैं उनके क्लोज होने की वजह से, मतलब अगर आप मुल्क को देखें तो वो मुल्क इस वक्त एक प्रेशर कुकर की शक्ल बन चुका है। पहले अदालतों का था, 26 अमेंडमेंट के बाद कुछ भी बाकी नहीं है, और हुकूमत मजीद सफोकेट करने की कोशिश कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक कोशिश की गई है कि एक वेंट डेवलप हो। लेकिन अब ये जो बात कही गई है, ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी अमली है, क्या मुमकिन भी है कि नहीं है। अब माफी मांगना इज ए वेरी रिलेटिव टर्म, दिल से मांगना अगेन इज ए वेरी रिलेटिव टर्म। मतलब इसकी कोई लीगल कॉनोटेशंस या पॉलिटिकल कॉनोटेशंस तो बहुत कम है, लेकिन ये एक इसकी पॉजिटिविटी है कि एटलीस्ट बातचीत के लिए एक राह हमवार की गई है। और ये भी है कि इससे पहले मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी किस्म का टॉप के लेवल से, तो अब टॉप के लेवल से एक इंटरेक्शन शुरू हुआ है। जैसे पहले गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू हुआ था बाहर वाले पाकिस्तानियों के साथ, अब जो है वो बाहर बैठ के पाकिस्तानी सहाफत के साथ भी एक रास्ता खुल गया है। तो मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स मोर पॉलिटिकल अप्रोच या मोर पॉलिटिकल एक्ट्स। तो दुरानी साहब, मसला सिर्फ माफ़ी मांग के जेल से बाहर आने का, केसेस माफ़ करवाने का है, या फिर इक़्तिदार मांगने का है? क्योंकि ये भी बताया जाता है कि जो डिमांड PTI की तरफ से, उनके एक्स चेयरमैन की तरफ से रखी जाती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि जिस तरह शरीफ फैमिली के साथ माजी में हुआ कि NRO कर लिया या फिर जेल से बाहर जब आए तो केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए। यहाँ पर तो मसला ये है कि कहा यह जाता है, खान साहब इक़्तिदार मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा अगर गारंटी ये मिले कि आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन। देखिए, उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनने का मुतालबा करना, और ये तो हमारी तो यहाँ की रिवायत बन चुकी है, ठीक है ना। जब देखें, मतलब जब 22 वाला सारा मामला हुआ, उसके बाद जो है जिस तरीके से PDM ने ऑपरेट किया और जिस तरीके से वो इक़्तिदार तक पहुंचे, जिस तरह मियां साहब एयरपोर्ट से ही उन्होंने आज़ादी का सफ़र शुरू कर दिया और अदालतों के ऊपर से फलांगते हुए जो है वो इक़्तिदार तक जाने के रास्ते पे गामजन हो गए। वो आखिर में चलो झटका लग गया, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, वरना अखबारों में तो इश्तिहार आ गए थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो तो एक रिवायत बन चुकी है। उसके बाद फिर फॉर्म 47 और 45 का जो सारा प्रोसेस बना, उसमें भी यही सूरत हाल बनी। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि वी आर मूविंग इन अ डर्टी वाटर, मडी वाटर के अंदर इस वक्त जो है पूरी पॉलिटिक्स आई हुई है। कोई भी क्लीन नहीं है, और कोई भी इस वक्त कोई ऐसा एक्ट भी नहीं हो रहा जिसकी वजह से क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो। मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त क्लीनिंग का प्रोसेस, पाकिस्तानी सियासत को साफ करने का इस वक्त एक ही रास्ता है, और वो ये है कि फेयर रिकंसिलिएशन।
और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द रिकंसिलिएशन। मतलब यह है कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में मेरा तो मेरे ख्याल से यह राय है कि उस वक्त शुरू होगी जब मुस्तकबिल की अकाउंटेबिलिटी की आप बात करेंगे। जब तक आप माजी में फिरते रहेंगे, तुमने ये किया, मैंने ये किया, तो उस वक्त तक आप उस टारगेट को। दुरानी साहब, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सारे प्लेयर्स ही आउट हो जाएंगे? टेक्नोक्रेट्स की बातें हम सुनते हैं, इसहाक डार साहब को रिफ्यूट करना पड़ गया, डिनाई करना पड़ गया कि नहीं, नकवी साहब के हवाले से कोई प्लान किसी का नहीं है, वी आर हेयर टू स्टे। देखें, ये वाली चीज जो है, ये सारे के सारे वो कहते हैं कि जब आप एक दफा एक एंगल चेंज करते हैं आपने, देखें एक तो स्ट्रेट एंगल है जो कि चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स को हाइब्रिड एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स को हाइब्रिड प्रोसीजर्स से ओवरडू करते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे वो नोबडी नोज। जब आप देखें ना, आप एक 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 डिग्री का अगर राइट लेफ्ट हो जाए अपने स्ट्रेट पाथ से, तो एंड पे जाके आप कहाँ पहुंचेंगे, समुद्र में गिरेंगे, खाई में गिरेंगे, खड्डे में गिरेंगे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो लिहाजा इसलिए हम इस वक्त हमने पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटिक ट्रैक से उतार के हमने उसको हाइब्रिड ट्रैक पे डाल दिए, जो कि साथ साथ बिछता भी जा रहा है और साथ साथ उस पर गाड़ी चलती भी जा रही है। अब ये ट्रैक कहाँ जाके रुकेगा, नोबडी नोज। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने जब से अदलिया के दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब हमारे पास कोई वेंट भी नहीं है कि जिस वेंट में से प्रेशर जो है वो निकलता रहे और सिस्टम स्टेबलाइज रहे। इस वक्त वी आर लाइक अ प्रेशर कुकर। पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जो है, दे आर लाइक प्रेशर कुकर, हैविंग नो वेंट। तो ये वही ट्रैक है जिसकी फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं कि इसको वो कंटिन्यूएशन कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत है तो इसको रोक के दिखाए। ये लंबा चलने वाला निज़ाम है और ये कंटिन्यूड रहेगा। देखिए, मैंने तो, हमारी तो जितनी जिंदगी है आपकी उससे जरा आधी कम होगी, हमारी थोड़ी आपसे ज्यादा होगी। हमने तो यही एतमाद बहुत दफा देखा है। अच्छा। और जितना अख्तियार होता है उतना ही एतमाद होता है, और जितना ही एतमाद होता है उतना ही बड़ा फिर मतलब डाइवर्जन भी होती है। तो मैं एतमाद को तो मैं कुछ नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर आपने देखें, जब तक हम अदलिया का एक सेफ्टी वेल्थ था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस का एक निज़ाम था, तब तक तो कुछ और हम बातें करते थे। इस वक्त भी मैं अगर बात करूंगा, मैं कहूँगा इस हाइब्रिड निज़ाम का एंड क्या होगा, नोबडी नोज। इसलिए अगर इसको फिर भी आपने एक मुस्बत एंड देना है, तो उसका रास्ता जो है वो है कि आप एक आईनी रिकंसिलिएशन कर लें, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले ही कहा था कि एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट, जो कि यूनिटी गवर्नमेंट हो, वो अगर आप ले आए तो चलो आगे गए। उससे ये होता है कि सब फोर्सेस इकट्ठी होकर मुल्क के लिए काम करती हैं। अब ये है कि अगर हम ये करेंगे कि ये हमारा है, वो तुम्हारा है, और जो जिसको हम जो सोच रहे हैं। दुरानी साहब, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी तो फिर आपको क्या लगता है कि इसको कौन लीड करेगा? देखिए, उसके बारे में तो फार्मूलाज जो दुनिया के अंदर इलेक्टेड यूनिटी गवर्नमेंट्स के जो फार्मूलाज हैं, वो तो ये है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो लीड करती है। बाकी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर दे बिकम पार्टी टू इट। देखें, ये वो बातें हैं जो मतलब हम मुल्क के मफाद में कर रहे हैं यार, किसी एक के मफाद में करें। बाकी हर कोई अपनी सोच, और अपनी सोच को अब उस रास्ते से लेके जाना जिस रास्ते से वो समझते हो कि जी ये हमारे घर तक आ जाएगा ट्रैक। हमारे वो सियासतदान है ना, वो जब सड़कें सरकारी खर्चे पे बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं यहो जे नक्शे बनाओ साढ़े कर दे अगों लगे। तो मतलब वो सड़कें नहीं होती, वो फिर वो एक किस्म की सांप के ट्रैक्स होते हैं। तो अब ये जो हम जमहूरियत को और जमहूरियत के नताइज को हम अपने घर के आगे से गुजारना चाहते हैं, इसके नतीजे में मेरा नहीं ख्याल के कोई भी बेनिफिशरी हो। और इस वक्त ये मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN यानी कि PDM इस वक्त बिल्कुल सबसे ज्यादा खतरे में ये दो पार्टी है। अच्छा। PTI तो जहाँ है वो इस वक्त बैठी हुई है। PTI तो एक सेफ्टी वेल्व लगा हुआ है। दुरानी साहब, पाकिस्तान में हुकूमत तो हमेशा ही खतरे में होती है, ये तो अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं होगा इनके लिए वैसे?
नहीं, इनके लिए तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड नहीं होगा, लेकिन इनका एक नुकसान भी है। हर हुकूमत जो होती है जब वो जारी होती है तो उसको ये इम्कान होता है कि इस हटाए जाने का उसको जो मजलूमियत का फैक्टर है वो उसको मिल जाएगा, लेकिन वो मजलूमियत जो है वो खान साहब ने पहले ही जाने से पहले ही इनसे छीन ली है, क्योंकि इनके आने को इलिजिटिमेट बना दिया गया, इनके रहने को इलिजिटिमेट बना गया, और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इतना कंट्रोवर्शियल बना लिया कि मतलब अब बाहर का विजिट है वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया, उसके पैसे कंट्रोवर्शियल हो गए, मतलब ताजर से लेके जिम्मेदार से लेके हर शहरी तक जो है वो आहो बका कर रहा है। तो ऐसी सूरत है, और फिर ऊपर से ये भी है कि यार मतलब आप आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ, भी एक पूरे का पूरा सवाल है। तो इस वक्त मेरे तो ख्याल में ये है कि सबसे ज्यादा हुकूमत का फायदा है अगर हुकूमत कोई ऐसा रास्ता बना लेती है जिसमें सबकी। तो ऑन द फाइनल नोट जो सोहेल वड़ाई साहब का मशवरा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने बहुत यूटर्न लिए, खान साहब को कह रहे हैं एक यूटर्न कौम के लिए ले लें, खामोश हो जाएं, चुप का रोज़ा रख लें, अगले इलेक्शन की रिफॉर्म पे बात करें, जो होना था वो हो गया है, हुकूमत भी इस बात को मान लेगी, आपके लिए रिलीफ आ जाएगा, लेसन जो है वो सीख लें तारीख से। बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब ने लड़ के देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, आप भी यही लेसन लें और खामोश हो जाएं। मैं समझता हूँ, देखिए मैं तो राय हमेशा से यही दे रहा हूँ, लेकिन जो सुहेल साहब की वो है सलाह है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से निकली हुई है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के बीच की सलाह देता हूँ, और वो ये है कि आप अपने आप को कानून के दायरे में लाके अपनी तहरीक को सियासी बनाओ, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इससे ज्यादा अख्तियार ही नहीं होता कि वो ये कहे कि मेरी पार्टी और मेरे आवाम वो मेरे हक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन वो कानून को नहीं तोड़ेंगे। और लेकिन जो सजाएं उनको हुई हैं वो भी कानून ने ही दी है ना। देखें सजाएं कहाँ लग रही हैं, देखें जी कानून का दायरा एक ये है लीगल ज्यूरिस्डिक्शन, जो सजाओं की बात है ना, वो ज्यूरिस्डिक्शन है जिसको 26वीं आईनी तरमीम ने जिसके ऊपर से हुकूमत की गाड़ी को गुजार दिया है। अब इस वक्त की जो अदलिया की सजाएं हैं वो ऐसी ही हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर किसी को सजा दे रहा हो या दफा 144। लेकिन जिस कानून की मैं बात कर रहा हूं कि आप जाके टक्कर ना मारें हुकूमती इदारों के साथ, आप अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, और आपकी कामयाबी जो है वो दीवार पे लिखी हुई है, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है।